नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज की प्रभुवाणी में हम डिस्कस करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो आतंक मचा हुआ है, जो वहां पर विद्रोह लोगों ने खड़ा कर दिया है, जिसके कारण वहां की सरकार बदल गई है। वहां पर हर घर, हर बड़ी बिल्डिंग को आग लगाई जा रही है। कुछ जो नौजवान सड़क पर आकर के तख्ता पलटने में सफल हो गए हैं। इसके क्या कारण हैं? क्यों हैं? कौन करवा रहा है? क्या विदेशी शक्तियां भी इसके पीछे हैं? इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस प्रभुवाणी के इस एपिसोड में। पिछले 3 दिनों से नेपाल के अंदर हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो उड़ करके देश से भाग गए हैं, वहाँ पर कुछ नौजवानों ने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उसके घर के अंदर ही जला दिया। राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी गई। जेलों के दरवाजे तोड़ दिए गए। कई जेलों के अंदर से अभी जो घटनाएं आ रही हैं, जेलों में जितने भी क्रिमिनल थे, कम से कम 5,000 लोगों को छुड़वा दिया गया है। क्या जेलों से अगर आप छुड़वा रहे हैं लोगों को, क्या ये किसी विचारधारा की लड़ाई के अंतर्गत हो रहा है, या केवल सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ भारी शक्तियां वहां पर काम कर रही हैं? नेपाल पर सरकार नाम की चीज कभी रही नहीं। परंतु अगर पड़ोसी क्षेत्रों में जो हुआ पिछले दिनों में, श्रीलंका के अंदर 1 डेढ़ साल पहले सत्ता परिवर्तन की बात हुई थी। सड़कों पर नौजवान उतर आए थे और वहां पर भी राष्ट्रपति घर में घुस करके वहां पर लूट फूट की थी। उस पर बांग्लादेश में जो हुआ, कुछ नौजवान आए, आर्मी ने वहां भी टेक ओवर कर लिया। यहाँ भी आर्मी ने टेक ओवर किया। तो क्या एक आपको लगता है कि एक नैरेटिव है जो भारतवर्ष के आसपास जितने भी लोग हैं, देश हैं, उनके ऊपर किस तरह का नैरेटिव किया जा रहा है कि आर्मी के हाथों में देकर कोई भारी शक्ति उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है? कि नेपाल के अंदर जिस तरह से हुआ 3 दिन के अंदर इतना बड़े परिवर्तन, ये एक दिन के अंदर तैयारी नहीं हो सकती। झंडे भी तैयार हो गए, बैनर भी बन गए, अलग अलग जगह पर लड़के इकट्ठे भी हो गए और उन्होंने अपना ऐसा दबंग दिखाया कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सका। पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस के हथियार छीन लिए उन्होंने। कोई रोकने वाला नहीं था। जैसे ऐसे लगता था कि सब तैयार बैठे हैं, आइए हमारे को लूटिए और टेक ओवर कर लीजिए। बहाना क्या था? बहाना ये था कि वहाँ के नौजवान कहते थे कि सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया क्या है? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। इस तरह के लोग जो वहाँ के नौजवान हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। सरकार का कहना यह है कि बैन इसलिए लगाया गया कि सरकार के खिलाफ ये लड़के लोग लिख रहे थे कि वहाँ निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बढ़ा चढ़ा कर के लोग उसके प्रचार करते थे। उसको रोकने के लिए सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया। बच्चे लोग जो हैं, वो ये भी लिख रहे थे कि आजकल वहाँ जो मिनिस्टर हैं, या ओली के परिवार के लोग हैं, या पहले देवबा साहब हैं उनके बच्चे हैं, जितने भी शासन में लोग हैं या जिनके पास सत्ता है, उनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखाई देते थे, सड़कों में बड़े बड़े होटलों में दिखाई देते थे, विदेशों में जाते हुए दिखाई देते थे, सुंदर से कपड़े, डिज़ाइनर जूते पहनते हुए दिखाई देते थे। ये दिखावे के खिलाफ वहाँ का गरीब युवक जो है वो खड़ा हो गया। ऐसा कहना है जो आज वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेपाल के अंदर इतनी जल्दी परिवर्तन, क्या ये आर्थिक कारण ही रहा है? नेपाल की स्थिति देखें, इतिहास देखें। 1996 से लेकर के 2006 तक माओवादियों ने नेपाल के अंदर बहुत उद्यम मचा रखा था। लोगों को मारते थे, कुछ काम नहीं होते थे। 10 साल के तब नेपाल कम से कम 50 वर्ष पीछे चला गया। वहाँ पर क्योंकि शासक जो था वहाँ का राजा होता था। राजा के माध्यम से राजा के खिलाफ माओवादियों ने एक माहौल बनाया। किस तरह से कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो बनाते हैं कि यहाँ सामंतशाही चल रही है, इसके खिलाफ करना है। तो 2006 के अंदर जब जाकर के वहाँ पर सरकार दोबारा से इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर प्रचंडा प्रधानमंत्री बन गए। परंतु उससे पहले राजशाही में विद्रोह हो गया। उनके ही एक परिवार के सदस्य ने सारे सरदार जितने परिवार के लोग थे सबको मार दिया गया। सिर्फ एक ही वहाँ पर शाह बचे जो अभी भी वहाँ पर अपनी ऑर्डिनरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो उसके बाद से लेकर के अब अगर आप देखें 2008 से लेकर के 2025 से आप देखें 16 साल के अंदर 14 सरकारें बदल गई हैं। जब सरकार ही नहीं होगी तो वहाँ पर काम कैसे होगा? तोड़ फोड़ इधर उधर करके अपने में गठजोड़ बढ़ा लेना। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है। ओली साहब भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद प्रचंडा साहब दोबारा बने थे। तो वहाँ पर ये लगता है जैसे लॉटरी निकलती है ना, कि आज आप प्रधानमंत्री बन जाइए, कल मैं बन जाऊँगा।
तो लोगों को लगा ये जो प्रधानमंत्री बनने की जो लगी है होड़, आप बारी पारी से प्रधानमंत्री बनेंगे, पार्टियां बदलते रहेंगे और आपके बच्चे ऐयाश करते रहेंगे, इसके प्रति वहाँ पर नेपाल के अंदर काफ़ी रोष था। और ये भी था, उसके बाद लगा कि हम तो जैसे हिंदुस्तान में कई बार कहते हैं, जो खिलाफ हैं लोगों के प्रति, हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, अंग्रेज़ों का राज अच्छा होता था। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत सिरफिरे हैं। ऐसे ही नेपाल के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राजा का राज तो बहुत अच्छा था, ये लिटोरे का राज तो खत्म होना चाहिए। तो एक ये भी विचारधारा वहाँ पर चल रही है। और दूसरी तरफ ये है कि ये परिवर्तन जो हुआ है, ये राजा को वापस लाने के लिए तो कम है, हालांकि उसकी शुरुआत थोड़े दिनों पहले हुई थी। इसके पीछे जो गुरुंग हैं या और नेता हैं, एनजीओ चलाते हैं, मैगसेसे अवार्ड विनर भी उसके अंदर हैं, जो वहाँ की एनजीओ से जुड़े हुए हैं। और मैगसेसे अवार्ड विनर जैसे नेपाल, बांग्लादेश के अंदर वहाँ के बन गए शासक, यहाँ भी उनको बनाने की बातचीत चल रही है। तो ये मैगसेसे अवार्ड लेने वाले क्या लोग किसी विदेशी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये सवाल भी वहाँ पर उठ रहा है। ये मैगसेसे अवार्ड विनर कब से शासक बन गए? इनको अवार्ड इसलिए दिया जाता था कि वो समाज की सेवा करते हैं। वहाँ पर अपने जो बांग्लादेश के अंदर हैं, वो एक ग्रामीण बैंक चलाते थे, उसकी वजह से मशहूर हो गए। उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गया। ये एक कोइंसिडेंस है कि जब सत्ता परिवर्तन होती है तो अवार्ड विनर्स के नाम पहले आ जाते हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं, बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं। अब जब नेपाल के अंदर जो चला रहे हैं पीछे से एक व्यक्ति, वो एनजीओ चलाते हैं, उनको भी मैगसेसे अवार्ड मिला है। हालांकि सामने जो फेस आ रहा है वो गुरुंग का आ रहा है, और नेपाल के जो काठमांडू के मेयर हैं, उनका नाम आ रहा है, वो भी रैपर हैं, यूको में बहुत पॉपुलर है। कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, परंतु इतनी बड़ी सत्ता परिवर्तन करने के लिए जितने शस्त्र चाहिए, जितने साधन चाहिए, वो कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, वो तब तक नहीं हो सकते जब तो कोई बड़ी संस्था आपके पीछे नहीं हो। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि कौन सी सत्ता परिवर्तन के पीछे शक्ति लगी हुई है, परंतु ये तो स्पष्ट है कि आर्थिक कारण और सामाजिक कारण ज़रूर हो सकते हैं। जब 2002 के अंदर वहाँ पे राजा की सबकी हत्या कर दी गई सब लोगों की, तो उसके बाद ज्ञानेंद्र विक्रम शाह जो हैं, वहाँ पर कुछ सालों के लिए राजा रहे, पर उनके राज्य में भी भ्रष्टाचार के इतने केस बढ़े, इतने सारे वहाँ पर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, गवर्नेंस नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी, हर जगह जब लूटपाट होती रही थी, करप्शन बढ़ती रही थी, तो माओवादियों ने उनके प्रति आंदोलन खड़ा किया, उनको भी सत्ता छोड़नी पड़ी, और वहाँ पर पहली बार नेपाल जो है वो सेक्युलर स्टेट बना, धर्मनिरपेक्ष रिपब्लिक को घोषणा की गई, नया संविधान बनाया गया। जब नया संविधान बना, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन, पहले हिंदू राष्ट्र कहा जाता था उसको, कि नेपाल को अपने आप को ऑफिशियली वो हिंदू राष्ट्र कहते थे, परंतु इसके बाद धर्मनिरपेक्ष हो गया, तो वहाँ पर पाकिस्तान भी काफ़ी एक्टिव हो गया, चाइना भी उसके अंदर घुस गया कि माओवादी जब सत्ता में आ गए तो चाइना का आना वहाँ बहुत आसान था, तो चाइना के लोग भी आ गए, पाकिस्तान के ISI के लोग भी आ गए, उन जो वहाँ के लोकल उनकी जो पद्धति थी, कल्चर थी, उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। तब से लेकर के नेपाल आज तक कभी भी स्थिर नहीं हुआ। उसका रिजल्ट क्या है? सबसे गरीब देशों के अंदर नेपाल है। अपने पड़ोसी देख के चले, सबसे कम प्रति व्यक्ति GDP नेपाल की है, $1200, पाकिस्तान की 1500 है, बांग्लादेश की 2500 है, हमारे बराबर है हिंदुस्तान के लगभग, उससे थोड़ी ज़्यादा है, सिलोन की भी इससे ज़्यादा है, म्यांमार की भी उससे ज़्यादा है। तो जितने पड़ोसी देश हैं जहाँ पर या तो डेमोक्रेसी है या और किस्म की चीज़ें हैं, वहाँ पर सरकारें इतनी तेज़ी से नहीं बदली जितनी नेपाल के अंदर बढ़ गई है। 20% लोग वहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्री के नाम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, उद्योग जो है वह है ही नहीं, टेक्नोलॉजी कभी अडॉप्ट नहीं की। नेपाल के अंदर कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा हो, टूरिस्ट वहाँ पर चल रहा था, टूरिज्म भी लगभग समाप्त हो चल रहा है, क्योंकि पॉलिसी में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर सरकार में फैसला लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो फैसला होता है 6 महीने में सरकार बदल जाती है। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ख़राब है। एक ही इनकम है कि नेपाली लोग सारे देश से बाहर जा कर के बाकी देशों में बसे हुए हैं, इंडिया में बसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज यहाँ से पैसा नेपाल में जाता है, सबसे बड़ी इनकम वहीं से होती है। तो नेपाल के अंदर अस्थिरता भारत के लिए भी चिंता का विषय है, कि वहाँ से लोग जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आते, जैसे बांग्लादेश से आते थे, तो भारत और नेपाल के बीच में तो रोटी बेटी का रिश्ता रहा है।
पहले तो पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, अब दिखाना पड़ता है पासपोर्ट जाने के लिए, वीज़ा की अभी भी ज़रूरत नहीं है। तो भारत में आवागमन एक दूसरे का बड़ा फ्री था। नेपाली लोग हिंदुस्तान के रहते हैं, अच्छे काम करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर अब इस बार बॉर्डर को हमारे को सील करना पड़ा, ताकि किस तरह के वहाँ के तत्व भारत के अंदर आते हैं, उसको भी रोकने की कोशिश की गई। तो जब तक भारत नेपाल के साथ अच्छे संबंध थे, जब भी कोई भी आपदा नेपाल के ऊपर आई, भारत के लोग सबसे ज़्यादा आगे जाकर खड़े होते थे। अभी भी प्रधानमंत्री ने स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग की, सीसीएस की, और चिंता व्यक्त की कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो दुखदाई है, भारत को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि नेपाल के अंदर प्रजातंत्र या सेक्युलरवाद फेल हो गया। वहाँ पर पिछले कुछ महीने से ये भी लग रहा था कि राजा को वापस लाना चाहिए, राजा प्रजातंत्र से अच्छा था। मार्च में वहाँ पर प्रदर्शन हुए, जब शाह जो हैं वहाँ के वापस आए विदेश यात्रा से, तो एयरपोर्ट के ऊपर 10,000 लोग खड़े हुए थे उनका स्वागत करने के लिए और नारे लगा रहे थे कि राष्ट्रपति भवन जिसमें रहता है, शाह का जो पैलेस था उसको खाली करो, सरकार का जो बना रखा है, इस तरह के नारे लगे। फिर 3 महीने बाद फिर प्रदर्शन हुए वहाँ पर। तो धीरे-धीरे नीचे से एक आवाज़ खड़ी हो रही है और पॉलिटिकल नेता जो उस पार्टी जो नेपाली कांग्रेस जैसे नेता भी हैं या और भी लोग हैं जो राजा को पसंद करते हैं या उस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर राजा के पास कुछ पावर हो, परंतु उनके द्वारा मनोनीत की गई सरकार ही वहाँ पर चलती रहे, जिस पे इलेक्शन भी होते रहें, इस तरह की सुगबुगाहट वहाँ पर चलती जा रही है। परंतु ये देखना है कि नेपाल को स्टेबिलिटी देने के लिए या स्टेबिलिटी करने के लिए जो साजिश है, इसमें चाइना शामिल है या कोई अमेरिका से ऐसे थिंक टैंक हैं जो उनको भड़का करके भारत के आस पड़ोस के अंदर कोई ऐसी स्टेबिलिटी करता जाते हैं ताकि हमारे ऊपर भी प्रेशर बनता रहे। नेपाल एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक है। चाइना क्योंकि उसके माध्यम से वहाँ पर काफ़ी चीज़ें कर रहा था, चाइना के लोग बड़े एक्टिव हैं। पाकिस्तान की एसआईए ने अपने मंत्रियों को वहाँ पर, मैंने एक रिपोर्ट की थी जब इंडिया टुडे में था, किस तरह आईएसआई ने वहाँ के अमीर लोगों के, वहाँ के इन्फ्लुएंस लोगों को अपने ऊपर कब्जा कर रखा था। उनके माध्यम से अखबारों के अंदर कुछ बातें करते थे और वहाँ पर तो अखबारों की अब जो हुआ है, अखबारों की बिल्डिंग को चला दिया गया। वो कहते हैं कि अखबार जो हैं इसकी यहाँ के सरकार के करप्शन को छिपा रहे थे। तो आक्रमण केवल राजनीतिक नेताओं पर ही नहीं हुआ, आक्रमण अखबारों के ऊपर भी हुआ। वहाँ पर जितने भी सिंबल थे, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, बाकी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन सुविधा, सबके ऊपर इतना गुस्सा लोगों में भरा हुआ है कि वो चाहते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। पर इस सबका फायदा किसको होता है? हमेशा आर्मी आगे आकर के कब्जा कर लेती है क्योंकि वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी सरकार तो है, परंतु आर्मी चलाती है वहाँ भी, आप देख ही रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर एक साहब बैठे हैं वहाँ पर, परंतु आर्मी सब कुछ चला रही, चुनाव नाम का कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के जनरल तो अमेरिका में रुक चले जाते हैं। तो क्या अमेरिका की एक पॉलिसी है कि किसी भी देश के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर तख्ता पलट करना चाहिए, या किसी को आप मैसेज देना चाहते हैं? परंतु लगता ये है जिस तरह से वहाँ पर हुआ है, लोग वहाँ की जो टूटी फूटी सरकारें हैं, मिली जुली सरकारें हैं, अवसरवादी सरकारें हैं, माओवादी सरकारें हैं, उनको पलट करके वो सरकार वहाँ पर हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर कल्चरल यूनिटी रहती है, क्योंकि तब तक आपके पास कल्चरल यूनिटी नहीं होगी, नेपाली अपने आप को नेपाली पहले समझेगा। वहाँ हिंदू राष्ट्र के, वहाँ के मंदिर पे भी अटैक करा दिया, दरवाजे के ऊपर अटैक किया वहाँ पर जा करके। तो मंदिर के ऊपर भी अटैक करना, जाके इतना मशहूर मंदिर वहाँ पर था, उसके ऊपर जा कर के अटैक करना, कोई ऐसे ताकतवर से बड़े हुए हैं। तो नेपाल एक मैसेज है नेपाल की जनता के लिए, भारत के लिए, कि भारत और नेपाल की संस्कृति एक है। उसको तोड़ने के लिए, दुश्मन बनाने के लिए पहले से लोग लगे हुए थे, परंतु नेपाल के अंदर ये लगता है इस झगड़े के बाद वहाँ के लोग शायद राजतंत्र को वापस लाना चाहते हैं, प्रजातंत्र को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, परंतु नेपाल के लोगों को लगता है कि भूखा मरने के बजाय आर्थिक जो हमारे नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए प्रजातंत्र को ख़त्म करना थोड़े दिन के लिए अगर ज़रूरी है तो करना चाहिए। ऐसा मैसेज भी छुट्टे से आ रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार वहाँ बन नहीं सकती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। मेयर अपने पॉपुलर हैं, रैपर हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, परंतु अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे नहीं होंगे। मेयर तो बन गए छोटे से शहर के, उनके पीछे की ताकतों को भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि नेपाल के अंदर एक छोटी शुरुआत लगती है उनके हिसाब से कि क्या वहाँ हिंदू राष्ट्र दोबारा से आएगा,
क्या हम महाराज जो शाह साहब हैं दोबारा से बनेंगे जाके राजा को? ये तो समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर करेंगे प्रभुवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट, देखते रहिए प्रभुवाणी, परंतु आप उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी कड़वी कुछ भी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।